मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वासु कंसेप्ट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी क्लास है भारत के अपवाह तंत्र पे। भारत के अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है: हिमालयी अपवाह तंत्र, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र और अंतः अपवाह तंत्र। ये है अपवाह। हिमालयी अपवाह तंत्र के तहत हम हिमालय से निकलने वाली 3 बड़ी नदियों के तंत्र को पढ़ने वाले हैं: सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में हम बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और अरब सागर में गिरने वाली नदियों को पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा अंतः अपवाह तंत्र में हम उन नदियों को पढ़ते हैं जो या तो जाकर के झीलों में गिर जाती हैं या फिर मरुस्थल में जाकर के विलुप्त हो जाती हैं। तो भारत के अपवाह तंत्र को 3 भागों में हम पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं और सभी भारत की सभी मुख्य नदियों को पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले पढ़ते हैं सिंधु नदी तंत्र। तो सिंधु नदी तंत्र के तहत सबसे पहले हम जानेंगे सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी का उद्गम जो है वो मानसरोवर झील के निकट कैलाश श्रेणी से होता है। अब कैलाश श्रेणी को हमने इससे पिछली क्लास में अच्छे से पढ़ा था कि कैलाश श्रेणी कहाँ पे स्थित है और ये किसका भाग है। तो जब हम ट्रांस हिमालय को पढ़ते हैं तो उसमें 4 श्रेणियों को पढ़ते हैं: काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश श्रेणी। और ये कैलाश श्रेणी भारत के अंदर स्थित नहीं है, तिब्बत वाले, चीन वाले पार्ट में ये स्थित है कैलाश श्रेणी। अभी हम फिर से लोकेशन को देखेंगे क्योंकि नदियों का उद्गम कहाँ से हो रहा है, कौन से क्षेत्र में नदी बह रही है और अंत में जाकर के कौन सी वाटर बॉडी में मिल रही है। तो ये हम मैप के अंदर भी देखेंगे ताकि जब हमें लोकेशन का पता होता है तो हमारे लिए फैक्ट याद करना बहुत आसान हो जाता है। तो ये हम डेफिनेटली मैप में बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। अभी हम सिंधु नदी के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। सिंधु नदी 3 देशों में बहती है: चीन, भारत और पाकिस्तान में। सिंधु नदी का भारत में प्रवेश, क्योंकि ये निकलती कहाँ से है, तिब्बत स्थित कैलाश श्रेणी से, और ये भारत में दमचौक से प्रवेश करती है और दमचौक लद्दाख वाले एरिया में। आज हमें लद्दाख पे भी कुछ और फैक्ट्स जानने हैं क्योंकि लद्दाख आगामी जो आपके एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, अंत में सिंधु नदी जो है वो अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। भारत में ये लद्दाख वाले एरिया में दमचौक से प्रवेश करती है और ये लद्दाख वाले रीजन में बहते हुए पाकिस्तान में एंटर करती है। चिल्लड़ नामक जगह पे दर्दिस्तान प्रदेश में ये पाकिस्तान में एंटर होती है और पाकिस्तान में बहते हुए अंत में अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। अब देखिए, सिंधु नदी की सहायक नदियों की हम बात करें तो ये 5 नदियां तो सभी को पता हैं। कौन कौन सी? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। ये 5 नदियां तो सबको पता हैं, ये इंपॉर्टेंट भी बहुत हैं और क्योंकि ये अपने आप में भी बड़ी नदियां हैं, लेकिन इसके अलावा भी नदियां हैं जो सिंधु की सहायक नदी हैं। कौन कौन सी? श्योक, गिलगित, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, सिगार, गास्टिंग और द्रास। इसके अलावा काबुल नदी भी सिंधु की सहायक नदी है। किसी भी नदी की सहायक नदियों को पढ़ते समय हम ये भी याद करते हैं कि इस नदी की दाएं तट की सहायक नदी कौन सी है और बाएं तट की सहायक नदी कौन सी है। तो हमें कैसे पता चलता है कि कौन सी नदी इसके दाएं तट की है, कौन सी बाएं तट की है? देखिए, नदी का दायां तट या बायां तट जानने के लिए हम क्या करते हैं कि नदी जिस डायरेक्शन में बह रही है उस डायरेक्शन में फेस करके खड़े हो जाओ। जब आपका राइट हैंड जिस डायरेक्शन में है वो नदी का दायां तट है और जो आपका लेफ्ट हैंड है वो नदी का बायां तट है। यानी नदी जिस दिशा में बह रही है उसी दिशा में फेस करके खड़े हो जाओ तो हमारा राइट हैंड नदी का दायां तट है, हमारा लेफ्ट हैंड नदी का बायां तट है। बहुत ही सिंपल है। तो इससे क्या है कि जब हमें लोकेशन पता होता है कि ये नदी कहाँ पे आकर के सिंधु में मिल रही है तो हमें ऑटोमेटिक पता चल जाता है कि ये दाएं तट की है या बाएं तट की है। ये रटना नहीं पड़ता है। देखिए, ये हमने देखी इसकी सहायक नदियां। इसके अलावा पाकिस्तान में जो सुलेमान श्रेणी है उससे भी कुछ नदियां निकलती हैं जो कि सिंधु की सहायक नदियां हैं। कौन सी नदियां? खुर्रम, तोची, गोमल, विबोआ और संगर। ये वो नदियां हैं जो पाकिस्तान स्थित सुलेमान श्रेणी से निकलती हैं। तो ये सभी क्या हैं? सिंधु की सहायक नदियां हैं।
अब हम देख लेते हैं सिंधु नदी को मैप के अंदर, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए सिंधु नदी निकलती है कैलाश श्रेणी स्थित मानसरोवर झील से। कैलाश श्रेणी स्थित मानसरोवर झील से ये नदी निकलती है सिंधु नदी, और यहां पे तिब्बत में इसको कहते हैं सिंगी खबान या शेर का मुख कहते हैं, जहां से सिंधु नदी निकलती है और ये बहते हुए भारत में एंटर करती है। ये जब मैं रेड कलर से शो कर रही हूं, ये सिंधु नदी चल रही है। देखिए ये दमचौक से प्रवेश करती है और चिल्लड़ नामक जगह से ये पाकिस्तान में दर्दिस्तान वाले प्रदेश में एंटर कर जाती है। पाकिस्तान में ये नदी बहते हुए अरब सागर में जाकर के गिर जाती है। ये देखिए ये भारत में जो बह रही है वो हमने देखा कि लद्दाख वाले एरिया में सिंधु नदी बहती है। देखिए यहाँ पे कौन सी रेंज है, अगर हम रेंज देखें कौन सी श्रेणियों के बीच में से सिंधु नदी बह रही है, तो देखिए ये है लद्दाख श्रेणी। हमने देखा था कि इससे ऊपर तो क्या है, काराकोरम श्रेणी है। ये वाली हमने देखा था कि ट्रांस हिमालय का पार्ट है और ये काराकोरम श्रेणी है, और ये क्या है, लद्दाख श्रेणी है। और ये वाली जो रेंज आपको दिखाई दे रही है ये है जास्कर। तो सिंधु नदी जो है वो भारत में लद्दाख और जास्कर इन दोनों श्रेणियों के मध्य से बह रही है। और लद्दाख और जास्कर किसका पार्ट है, ये श्रेणियां किस में आती हैं, ट्रांस हिमालय के अंदर आती हैं। ये हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस कर लिया था। तो यहाँ पे लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच से होते हुए बह रही है सिंधु नदी। सिंधु नदी भारत में कौन से क्षेत्र में बहती है, तो लद्दाख में बहती है। क्योंकि देखिए इससे पहले अगर क्वेश्चन पूछा जाता कि सिंधु नदी का बहाव क्षेत्र भारत में कहाँ पे है, तो हम आंसर कर सकते थे जम्मू कश्मीर, क्योंकि लद्दाख जम्मू कश्मीर का ही पार्ट था। लेकिन जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम जो है 2019 में 2019 में ये पास हुआ 2019 में, और इसे लागू हमने किया था 31 अक्टूबर 2019 से। क्योंकि ये पास तो हो गया था अगस्त के अंदर ही, लेकिन 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती होती है, और हम पटेल जी को जानते हैं एकीकरण के लिए कि भारत का एकीकरण पटेल जी ने कर दिया, अदरवाइज ये इतनी मुश्किल टास्क थी। तो इसीलिए ये वाला जो अधिनियम है वो भी प्रभाव में आया है 31 अक्टूबर 2019 से, कि लद्दाख जो है वो भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। और हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं कि लद्दाख से सिंधु नदी होकर बहती है। तो अब जम्मू कश्मीर इसका आंसर नहीं हो सकता। सिंधु नदी का बहाव क्षेत्र, सिंधु नदी कहाँ से बहती है, लद्दाख वाले एरिया से बहती है। और लद्दाख में भी कहाँ से, पूछ लिया जाए कि लद्दाख में भी कहाँ से बहती है, तो लद्दाख की राजधानी और लद्दाख का सबसे बड़ा नगर भी क्या है, लेह है। लेह ये लद्दाख की राजधानी भी है और लद्दाख का सबसे बड़ा नगर भी है, जिला भी है। तो लेह जिले से ये बहती है, यानी लेह जो है वो सिंधु नदी के तट पे ही स्थित है। तो लेह से होकर बहती है, यानी एकमात्र जगह भारत में जहां से सिंधु नदी होकर बह रही है वो लेह वाला एरिया है। और कौन सी दो श्रेणियों के बीच में, तो लद्दाख और जास्कर, क्योंकि बहरी लद्दाख में रही है तो एक श्रेणी तो आपको वैसे ही ध्यान रह जाएगी कि लद्दाख श्रेणी है, और लद्दाख से ठीक नीचे हमने देखा था जास्कर श्रेणी है। इन दोनों के बीच से होते हुए ये बह रही है। देखिए लद्दाख जो है ये वाला पार्ट, लद्दाख हमेशा से डिस्प्यूट वाला एरिया रहा है। क्यों? क्योंकि पहले तो हम कहते थे जम्मू कश्मीर में हमारा सीमा विवाद सबसे ज्यादा है, चीन के साथ भी पाकिस्तान के साथ भी। लेकिन अब देखिए अब ये लद्दाख वाला एरिया है, ये वाला जो पार्ट है ये तो चीन ने अपने नियंत्रण में ले रखा है। ये है अक्साई चीन, और जो ये वाला पार्ट है पश्चिम वाला गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र, ये पाकिस्तान ने अपने अधीन कर रखा है। तो ये दोनों ही हमारे विवाद के विषय हैं। इसके अलावा देखिए लद्दाख के यहाँ पे इस वाली जगह पे है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर जो है वो सबसे ऊंचाई पे स्थित युद्ध क्षेत्र है, यानी विश्व में इतनी ऊंचाई पे कोई भी युद्ध क्षेत्र नहीं है। कोई दो देश
पूरे विश्व के अंदर इतनी ऊंचाई पे जाकर के नहीं लड़ रहे हैं जितना भारत का जो युद्ध क्षेत्र है, सियाचिन ग्लेशियर। और देखिए यहाँ पे हमारे सैनिक रहते हैं, उनको हाइपोथर्मिया जैसी बीमारी का भी सामना करना पड़ता है, बहुत लो टेम्परेचर होने के कारण। और यहाँ पे सैनिकों को एक लंबे समय तक नहीं रखा जाता है, रोटेशन चलता रहता है, क्योंकि यहाँ पे सरवाइव करना, आप सोचिए, सियाचिन ग्लेशियर को तीसरा ध्रुव कहते हैं। ये वाला जो पार्ट है इसको थर्ड पोल कहते हैं, धरती का तीसरा ध्रुव, क्योंकि सबसे ज्यादा बर्फ जो है वो ध्रुवों के ऊपर है। और उसके बाद अगर अर्थ पे कहीं सबसे ज्यादा बर्फ कोई है तो वो इस वाले रीजन के अंदर है। पूरे साल भर ये वाला पार्ट जो है वो बर्फ से ढका रहता है। तो सियाचिन ग्लेशियर, ये भी आज आपको लोकेशन के थ्रू ध्यान रहेगा। तो ये हम बात कर रहे हैं लद्दाख की। देखिए लद्दाख जो है वो हर एस्पेक्ट से अब इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे ज्योग्राफी से, और चाहे वहाँ की इकोनॉमी से, या फिर वहाँ के हिस्ट्री से। लेकिन लद्दाख से अभी आगामी आने वाले जो एग्जाम है उनमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हमने ये देख लिया कि सिंधु नदी जो है वो लेह से होकर के गुजरती है। लेह जो है वो सिंधु नदी के तट पे ही स्थित है। अब हम जान लेते हैं कि सिंधु नदी की सहायक नदी कौन कौन सी हैं। देखिए यहां पे झेलम नदी, झेलम नदी क्या है, सिंधु की सहायक नदियों है। ये है झेलम नदी। ये झेलम नदी है जो भारत और पाकिस्तान की सीमा भी बना रही है। देखिए ये मैं रेड कलर से इसीलिए शो कर रही हूँ ताकि आइडिया रहे। और फिर झेलम जाकर के यहाँ पे क्या है, चिनाब में मिल जाती है। तो झेलम नदी जो कि भारत और पाकिस्तान की सीमा के साथ साथ बह रही है। इसके बाद देखिए चिनाब नदी। अभी हम इन सभी नदियों का उद्गम देखेंगे। ये देखिए ये चिनाब नदी जो हिमाचल में चंद्र और भागा के नाम से निकलती है और तांडी में आकर के चिनाब नाम हो जाता है, और ये चिनाब नदी बह रही है और ये जाकर के सिंधु नदी में यहाँ पे मिल जाती है चिनाब। चिनाब जो है वो सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है, चिनाब नदी। इसके बाद देखिए चिनाब के बाद ये है रावी नदी, ये भी जाकर के यहाँ पे चिनाब में मिल जाती है। इसके अलावा ये है व्यास नदी जो व्यास कुंड से निकलती है और ये भी जाकर के कहाँ मिल जाती है, यहाँ पे। व्यास जो है वो भारत के अंदर ही हरिके नामक जगह पे, पंजाब में हरिके नामक जगह पे सतलज नदी के अंदर मिल जाती है। ये आ रही है सतलज नदी। अब देखिए झेलम जो है वो बह रही है यहाँ पे सिंधु के बराबर में, और फिर ये देखिए ये भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाते हुए चिनाब में मिल जाती है। चिनाब नदी बह रही है, ये भी झेलम से मिल गई है। इसके बाद बह रही है रावी नदी, और फिर व्यास नदी जो व्यास कुंड से निकल रही है। ये बाकी की जो नदियां हैं वो पाकिस्तान में जाकर के, देखिए ये वाला पार्ट क्या है, पाकिस्तान का पार्ट है, ये पाकिस्तान में जाकर के सिंधु नदी से मिलती हैं। लेकिन फैक्ट के रूप में याद क्या रखना है कि जो व्यास और सतलज नदी हैं वो पंजाब में, भारत के पंजाब राज्य में हरिके नामक जगह पे दोनों नदियां मिल जाती हैं। और यहीं पे भाखड़ा नांगल बांध है, और यहीं पे हमारी जो भारत की सबसे लंबी नहर प्रणाली जो है इंदिरा गांधी नहर, वो यहीं से हरिके से ही निकलती है। ये देखिए ये सतलज नदी है और ये बहते हुए यहाँ पे आकर के मिल जाती है व्यास में, और फिर सतलज आगे बहते हुए मिल जाती है चिनाब के अंदर, और फिर अंत में चिनाब यहाँ पे देखिए इस जगह पे मिल जाती है सिंधु में, और फिर सिंधु बहते हुए अरब सागर में जाकर के गिर जाती है। अब यहाँ पे हमने एक फैक्ट जरूर याद रखना है कि व्यास और सतलज जो मिलती हैं वो भारत के अंदर ही मिलती हैं, जबकि झेलम, चिनाब और रावी और फिर सतलज ये सभी जाकर के मिलती हैं पाकिस्तान के अंदर। ये ऐसी चीजें हमें मैप में देखने से ही पता चलता है, और इन्हीं नदियों पे अभी यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछ लिया था पीटी के अंदर, और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। तो आप सोचिए कि ये जो नदियां हैं इनका जो क्रम है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्रम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी पहले चिनाब में आकर के मिलती है और कौन सी बाद में आकर के मिलती है। तो अब हम देख लेते हैं इन नदियों के बारे में। देखिए चिनाब नदी जो कि सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है, भारत में चिनाब बहती है 1180 किलोमीटर। चिनाब नदी जो है वो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। उद्गम होता है बारालाचा दर्रे हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम होता है चिनाब का।
और चिनाब जो है वो चंद्र और भागा दो धाराओं के रूप में निकलती है, चंद्र और भागा, इसीलिए इसको हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा भी नदी कह देते हैं। तो चंद्रा और भागा के रूप में निकलती हैं और ये हिमाचल के केलांग में तांडी नामक जगह पे मिल जाती हैं दोनों धाराएं और फिर ये कहलाती है चिनाब। तो चिनाब कहाँ से निकलती है और किन दो धाराओं से मिलकर के बनती है, ये आपको फैक्ट के रूप में याद होना चाहिए। तो चंद्र और भागा मिलकर के तांडी में मिलकर के चिनाब नदी बनती है। हिमाचल में इसको चंद्रभागा भी कहते हैं और चिनाब जो है वो पाकिस्तान में जाकर के सिंधु नदी में मिल जाती है। अब देखिए यहाँ पे ये जो 5 नदियां हैं, झेलम, रावी, व्यास और सतलज और ये चिनाब, तो ये चारों ही नदियां किस में जाकर मिलती हैं? चिनाब में। और अभी हमने देखा कि व्यास नदी और सतलज नदी, ये देखिए ये व्यास नदी और सतलज नदी ये भारत में ही मिल जाती हैं, भारत में ही दोनों नदियां मिल जाती हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है और काफी बार शायद पूछा भी गया है। अब देखिए ये पांचों नदियां जो मिलकर के क्या बनाती हैं? पंचनद। पंजाब जो है वो इन्हीं पांचों नदियों के द्वारा सिंचित क्षेत्र है, इसीलिए 5 नदियों के कारण उसे कहते हैं 5 आब, पंच आब पंजाब, है ना। अब देखिए हम जानेंगे झेलम के बारे में। हमने देखा था झेलम जो है वो भारत पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ साथ भी बहती है। तो झेलम नदी के बारे में देखिए, सबसे पहले इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो कश्मीर घाटी के वेरीनाग, ये बैरीनाग नहीं है, ये वेरीनाग है, वेरीनाग, वेरीनाग झरना भी है, वेरीनाग झील भी है। तो आपको ध्यान रखना है ये वेरीनाग के निकट से निकलती है और पाकिस्तान के झंग में जाकर के चिनाब में मिल जाती है। और कश्मीर घाटी कहाँ स्थित है? ये हमने देखा था कि महान हिमालय जो कि अनवरत है, लगातार है, और महान हिमालय के बाद निम्न हिमालय या हिमाचल हिमालय, और इस जगह पे सुंदर सुंदर घाटियां हैं, जिसमें से हमने देखा था एक घाटी है कश्मीर घाटी। तो ये पीर पंजाल जो कि मध्य हिमालय या लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय या निम्न हिमालय जिसे हम कहते हैं, तो निम्न हिमालय में 3 श्रेणियां हमने देखी थी, पीर पांजाल, धौलाधर और महाभारत। तो आप सोचिए कि ये पीर पांजाल श्रेणी, अब आपको लोकेशन याद करने में इशू नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी। तो पीर पांजाल श्रेणी जो किस में स्थित है? निम्न हिमालय में। और कश्मीर घाटी कहाँ स्थित है? निम्न हिमालय और महान हिमालय, ग्रेट हिमालय के बीच में बहुत सुंदर सुंदर घाटियां हैं। तो उनमें से एक घाटी हमने देखा था कश्मीर घाटी है, और इसी पीर पांजाल श्रेणी की कश्मीर घाटी के वेरीनाग से निकलती है झेलम नदी, जो कि पाकिस्तान के झंग में जाकर के मिल जाती है चिनाब नदी के अंदर। श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में जो श्रीनगर है और जो वूलर झील है, यहां से होते हुए बहती हुई निकलती है झेलम नदी। तो श्रीनगर किसके किनारे स्थित है? झेलम नदी के किनारे। और वूलर झील से भी क्या निकलती है? झेलम नदी। निकलती नहीं है, बहते हुए निकलती है वूलर झील से। अब हम देखेंगे रावी नदी। रावी नदी जो है वो पीर पांजाल और धौलाधर, ये श्रेणियां हैं निम्न हिमालय या हिमाचल हिमालय की। तो निम्न हिमालय की 2 श्रेणियां पीर पांजाल और धौलाधर, इन दोनों के बीच से निकलती है रावी नदी बहते हुए। रावी नदी के उद्गम की अगर हम बात करें तो कुल्लू की पहाड़ियां यानी हिमाचल के रोहतांग दर्रे के निकट से, कुल्लू की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है रावी नदी का। और ये पाकिस्तान के झंग के बजाय, क्योंकि झंग और सराय सिंधु ये दोनों ही स्थान है पाकिस्तान में, और इन दोनों में लगभग 80-90 किलोमीटर के आसपास का गैप है। झंग पहले आ जाता है और सराय सिंधु थोड़ा सा बाद में आता है। तो झंग में तो मिल गई है झेलम जाकर के, यानी सबसे पहले चिनाब में कौन सी नदी मिली है? झेलम नदी मिली है। इसके बाद में सराय सिंधु के पास जाकर के मिल जाती है कौन सी नदी? रावी नदी। यानी रावी नदी सेकंड नंबर पे मिली है सिंधु नदी के अंदर, सबसे पहले झेलम मिली है। और ये चंबा घाटी से, भारत में चंबा घाटी से होते हुए बहती है कौन सी नदी? रावी नदी। तो मेनली तो इन नदियों का ये ध्यान रखना है कि इनके
तट पे या इनके किनारे किनारे कौन से शहर बसे हुए हैं, कौन से नगर हैं, ये कौन सी श्रेणियों के बीच से होते हुए बहती है, क्योंकि पूछा जा सकता है पीर पंजाल और धौलाधर के मध्य से कौन सी नदी बहती है, तो वो है रावी नदी। इसके अलावा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ये पाकिस्तान में कहाँ जाकर के चिनाब के अंदर मिलती है, या फिर चिनाब में पहले कौन सी नदी मिलती है, तो चिनाब में पहले झेलम मिलती है, फिर रावी मिलती है। और क्योंकि हमने देखा था कि व्यास नदी तो क्या है, सतलज में पहले ही भारत में मिल जाती है और फिर जाकर के सतलज किस में मिलती है, चिनाब में मिलती है, और ये चंबा घाटी से होते हुए बहती है। अब देखिए सतलज नदी, सतलज से पहले हम व्यास नदी को देख लेते हैं। व्यास नदी का जो उद्गम है वो व्यास कुंड से, व्यास नदी व्यास कुंड, तो व्यास कुंड से इसका उद्गम होता है, जो कहाँ पे है, रोहतांग दर्रे के पास, और पंजाब के हरीके में ये सतलज नदी में मिल जाती है। हरीके से ही भारत का सबसे बड़ा नहर तंत्र, नहर प्रणाली जो है इंदिरा गांधी नहर, जो कि राजस्थान को भी सिंचित करते हुए जाती है, तो ये इंदिरा गांधी नहर निकलती है। और देखिए व्यास नदी अगर पूछा जाए तो कुल्लू घाटी से बहती है। अगर आप कभी भी कुल्लू या मनाली घूमने गए होंगे तो मनाली में जो रिवर आपको दिखाई देती है वो व्यास नदी ही है। कुल्लू घाटी में जब आप कुल्लू से मनाली की तरफ जाते हैं तो रास्ते में पैरेलल में जो नदी आपको दिखाई देती है वो व्यास नदी ही है। आई थिंक कुल्लू मनाली तो हर कोई जाना ही चाहता है और आप लोग गए भी होंगे शायद, तो कुल्लू मनाली में जो नदी आपने देखी है वो व्यास नदी है, अब आपको भूलना नहीं है। अब हम बात करते हैं सतलज नदी। सतलज नदी का उद्गम भी कहां से होता है, राकसताल झील तिब्बत से, राकसताल तिब्बत से, और ये भी कहां स्थित है, कैलाश श्रेणी में ही। कैलाश श्रेणी से 3 बड़ी नदियों का उद्गम हमने देखा, सिंधु का होता है, सतलज का होता है और ब्रह्मपुत्र का होता है। मानसरोवर झील के निकट से सिंधु का भी हो रहा है और ब्रह्मपुत्र का भी हो रहा है, और राकसताल झील से किसका हो रहा है, सतलज नदी का उद्गम हो रहा है। तो ये पाकिस्तान के बहावलपुर में जाकर के चिनाब में मिल जाती है, और ये चिनाब में मिलने वाली अंतिम नदी है, और उसके बाद में चिनाब मिल जाती है सिंधु नदी के अंदर। तो आई होप अब आप ये सीक्वेंस कभी नहीं भूलोगे। अब हम बात कर लेते हैं पंचनद की। देखिए यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पंजाब में कौन सी नदियां, और पंजाब कौन सा, भारत वाला भी और पाकिस्तान में जो हमारा पंजाब का क्षेत्र चला गया है वो भी, इस पूरे पंजाब वाले एरिया में कौन सी 5 नदियां बहती हैं, तो ध्यान रखना है इसमें झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज नदियां बहती हैं। इसमें सिंधु नदी, देखिए हमने देखा था मैप में कि सिंधु नदी जो है वो किस तरह से बहती है। देखिए ये सिंधु नदी ऊपर से आई, पंजाब में तो सिंधु नदी भारत में तो आई ही नहीं, इस वाले रीजन में यहाँ पे तो आई ही नहीं है, और फिर ये यहाँ से होते हुए पाकिस्तान में बहते बहते यहाँ से होते हुए अरब सागर में गिर गई है। लेकिन ये वाला जो रीजन है ये 5 नदियों से सिंचित और बहुत उपजाऊ भूमि है, ये 5 नदियों से सिंचित होने वाला क्षेत्र है ये, और वो 5 नदियां पंचनद किससे मिलकर बनता है, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज से। तो ये फैक्ट के रूप में आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए अगर हम बात करें सिंधु नदी की तो इंपॉर्टेंट हो जाता है सिंधु जल समझौता, जो कि 1960 ईस्वी में पाकिस्तान और भारत के बीच में ये समझौता हुआ था, जिसके तहत आपको 3 नदियां याद रखनी है कि सिंधु, झेलम और चिनाब, इनका 80% यूज कर सकता है पाकिस्तान और इनके जल का 20% यूज कर सकता है भारत। कौन सी, सिंधु, झेलम और चिनाब। इसके बाद रावी, व्यास और सतलुज, ये है भारत के पास, इसका 80% पानी यूज किया जा सकता है और 20% पाकिस्तान के द्वारा। ये समझौता इंपॉर्टेंट है नदियों के कारण। देखिए नदियों को यूं ही जीवनदायिनी नहीं कहा जाता, इन पे एक तो नदियां सिंचाई के काम में आती हैं, दूसरा इनसे जल विद्युत बनाई जाती है। इसके अलावा देखिए पुराने समय में भी अगर टेक्नोलॉजी की हम बात छोड़ दें तो सिंधु घाटी सभ्यता भी कहाँ स्थित थी, नदी के किनारे किनारे, क्योंकि हमें जीवन के लिए जल ही तो जीवन है, ये तो हम सुन सुन के बड़े ही हुए हैं, तो जल ही तो जीवन है। तो आप सोचिए कि जो वाटर बॉडी हैं, जो नदियां हैं, वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमारे लिए तो
कल्चरल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है नदियों की। हम सांस्कृतिक महत्व के कारण भी नदियों को बहुत ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पूजा की जाती है नदियों की। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता से ही हमें समझ में आ जाता है कि भी नदी के जो दोनों तरफ के तट हैं, वहां पे सभ्यताएं आज से हजारों साल पहले भी बसी थी। तो आज भी हम देखते हैं कि उत्तर भारत में नदियों के पास यानी सिंचित एरिया, जहाँ पे जल की, वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत आसान है, वहां पे पॉपुलेशन डेंस है। उसका यही कारण है। तो देखिए, यहाँ पे सिंधु, झेलम, चिनाब, ये पाकिस्तान 80% पानी यूज कर सकता है, 20% भारत। इसके अलावा रावी, व्यास, सतलज, तो ये भारत के पास 80% और 20% पानी इनका पाकिस्तान के पास। और इस सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था भारत और पाकिस्तान के मध्य। तो ये हमारा था सिंधु नदी तंत्र। अब हम देखते हैं गंगा नदी तंत्र, क्योंकि गंगा को तो हम मतलब देवी का दर्जा देते हैं गंगा नदी को। तो देखिए, वैसे सभी ही नदियां हमारे लिए पूजनीय हैं और हमारे पूरे भारत में पूजा भी जाता है नदियों को, लेकिन देखिए गंगा की अपनी एक इम्पोर्टेंस है ना। देखिए, गंगा नदी ये भारत की तो सबसे लंबी नदी है, 2525 किलोमीटर लंबाई है इसकी, और भारत की ये सबसे लंबी नदी है। और भारत में भी अगर पूछ लिया जाए कि कौन से राज्य में सबसे ज्यादा लंबाई है गंगा नदी की, तो वो है उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर। और ये जो डिजिट है, इसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये डिजिट दी गई है एनसीईआरटी के अंदर, 1450 किलोमीटर भी और 2525 किलोमीटर भी। तो भारत में इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में ये बहती है 1450 किलोमीटर। सबसे ज्यादा एरिया जो कवर करती है वो यूपी का ही करती है, उत्तर प्रदेश का। देखिए, गंगा नदी जो है वो भागीरथी और अलकनंदा, इन दोनों नदियों के मिलने से, और ये मिलते कहाँ हैं, देवप्रयाग में। देवप्रयाग में जब भागीरथी और अलकनंदा मिल जाती हैं, तब ये कहलाती है गंगा नदी। गंगा नदी का उद्गम हम देखें तो भागीरथी नदी जो है वो गोमुख से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से, और फिर ये अलकनंदा में मिलती है और तब जाकर के कहलाती है गंगा नदी। और अलकनंदा जो है वो निकलती है सतोपथ हिमानी से, सतोपथ हिमानी से निकलती है अलकनंदा, गोमुख से निकलती है भागीरथी, और ये दोनों मिलकर के कहलाती है गंगा नदी। अब देखिए, पहले हम गंगा नदी के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं, फिर हम इसको मैप में डिस्कस करेंगे। देखिए, विष्णु प्रयाग किसे कहते हैं, जहां पे अलकनंदा, धौली गंगा और विष्णु गंगा ये आकर के मिलती हैं, उसे हम कहते हैं विष्णु प्रयाग या जोशीमठ, इसे जोशीमठ भी कहते हैं। कर्ण प्रयाग, जहां पे अलकनंदा और पिंडार नदी ये दोनों मिलती हैं, उसे हम कहते हैं कर्ण प्रयाग। रुद्र प्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी, मंदाकिनी को कहीं कहीं काली गंगा भी कह दिया जाता है। तो अलकनंदा और मंदाकिनी जो मिलती हैं, ये मिलकर कहाँ मिलती हैं, रुद्र प्रयाग के अंदर। देव प्रयाग, ये देखिए देवताओं का प्रयाग, ये है अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं और यहां से गंगा कहलाती है। केदारनाथ जो है, जो धाम है केदारनाथ, है मंदाकिनी नदी के तट पे। और बद्रीनाथ जो है वो अलकनंदा जहां से बहती है वहां पे, अलकनंदा के तट पे है बद्रीनाथ। और केदारनाथ मूवी भी देखी होगी आपने, केदारनाथ कि कैसे बाढ़ आई थी नदी में, आई होप देखी होगी, नहीं देखी है तो देख लेना। ऐसी मूवी देखने से तो क्या है, नदी या कोई पर्टिकुलर लोकेशन, कुछ जगहों के नाम हमें हमेशा के लिए याद हो जाते हैं, क्योंकि मूवी को हम सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ देखते हैं। अगर उतनी ही कंसंट्रेशन के साथ हम मैप को देख लें तो तब भी हम लोकेशन को भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो केदारनाथ है मंदाकिनी नदी के तट पे। देखिए, गंगा जो है वो कहाँ कहाँ से बहती है, अभी हम मैप में भी देखेंगे। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, और फिर ये बांग्लादेश में एंटर करती है और बांग्लादेश में बहते हुए ये सागर द्वीप के पास बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये इतनी जगहों से होकर गंगा नदी बहती है। और देखिए, गंगा नदी के बारे में ये फैक्ट याद रखना है कि पश्चिम बंगाल के फरक्का के पास ये दो भागों में बंट जाती है। अभी हमने देखा कि भागीरथी और अलकनंदा ये दो नदियां मिलकर के तो गंगा बनी थी, भारत में ही फिर से गंगा दो भागों में बंट गई है, एक तो भागीरथी है और दूसरी है हुगली। अब अलकनंदा नाम नहीं ध्यान रखना है, यहाँ पे हुगली। तो अलकनंदा और भागीरथी मिली थी, गंगा कहलाती है।
उसके बाद में भागीरथी और हुगली दो पार्ट में डिवाइड भी हो गई है। कब? बांग्लादेश में एंटर करने से ठीक पहले, फरक्का के बिल्कुल पास में। तो ये हुगली नदी और भागीरथी नदी। अब ये भागीरथी नदी एंटर कर जाती है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में इसे कहते हैं पद्मा नदी। पद्मा नदी अभी हम देखेंगे ब्रह्मपुत्र को पढ़ते समय कि पद्मा और ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में कहते हैं जमुना, तो पद्मा और जमुना दोनों मिलकर के बहती हैं पद्मा नाम से, और फिर पद्मा में मेघना नदी आकर के मिल जाती है, और अंत में ये मेघना के नाम से बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी में गिरती है, सागर द्वीप के पास। तो अंत में किस नाम से गिरती है? मेघना नदी के नाम से। गंगा शुरू कहां से हुई थी? भागीरथी और अलकनंदा से। अभी हम पहले गंगा को मैप में देख लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए, ये गंगा नदी भागीरथी और अलकनंदा ये देवप्रयाग में मिली, और ये गंगा नदी कहलाई यहां से। ये गंगा नदी बहते हुए, अब देखिए यहां पे गंगा की सहायक नदियां, तो यमुना और यमुना नदी, क्योंकि यमुना नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। जैसे सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी चेनाब नदी, तो चेनाब में हमने देखा था बाकी नदियां आकर के मिल रही थी, ठीक वैसे ही गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी तो यमुना नदी है। और यमुना नदी में कौन कौन सी नदियां आकर के मिल रही हैं? चंबल, सिंध, केन, बेतवा, ये सभी आकर के यमुना में मिल रही हैं। और यमुना जाकर के प्रयागराज, इलाहाबाद में मिल जाती है, किसमें? गंगा नदी में। अब यहाँ पे देखिए, इसके अलावा गंगा नदी में ये जो नेपाल वाला पार्ट है, देखिए मैं रेड कलर से शो करती हूँ, आपको आइडिया लग जाएगा। ये नेपाल की बाउंड्री है और ये वाला पार्ट है नेपाल का। अब नेपाल में जो हिमालय स्थित है, देखिए नेपाल में ये हिमालय की जो रेंज है, यहाँ से भी तो नदियाँ निकलती हैं। अभी तो हमने देखा था यहाँ पे कैलाश रेंज से निकल रही थी सिंधु, और सतलज भी यहाँ से राकसताल से। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि गंगा की जो सहायक नदियाँ हैं, जो गंगा के बाएं तट से आकर के मिलती हैं, क्योंकि देखिए गंगा नदी, गंगा के बहने की डायरेक्शन में हम फेस करके खड़े हो जाते हैं, तो जो राइट हैंड है वो दायां तट हो जाएगा गंगा का, जो लेफ्ट हैंड है हमारा वो बायां तट हो जाएगा गंगा का। तो आप समझ पा रहे हैं कि नेपाल जो है वो कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है गंगा नदी के बहने में। देखिए आप ये लोकेशन देख पा रहे हैं, तो अगर हम इधर फेस करके खड़े होते हैं तो नेपाल आ गया है गंगा के बहने के बाएं साइड में, लेफ्ट साइड में, तो ये गंगा नदी का बायां तट है। तो नेपाल हिमालय से जो नदियां निकल रही हैं वो हो गई हैं गंगा नदी की बाएं तट की सहायक नदियां। आई होप अब आप कभी नहीं भूलोगे। तो देखिए ये जो शारदा नदी हो गई, गंडक नदी हो गई, घाघरा नदी हो गई, कोसी नदी है, ये सभी निकल रही हैं नेपाल हिमालय से, और ये गंगा की सहायक नदियां हैं बाएं तट की। इसके बाद देखिए यहाँ पे पश्चिम बंगाल के फरक्का के पास, यहाँ से गंगा बंट गई है दो धाराओं में। तो एक तो ये हुगली नदी के रूप में निकल गई है, और दूसरी जो एंटर कर गई है बांग्लादेश के अंदर, ये नदी है पद्मा नदी। ये है पद्मा नदी। और यहाँ पे जहां यह सागर द्वीप के पास गिर रही है, यहाँ पे गंगा मेघना के नाम से गिरती है, मेघना नदी के नाम से। तो ये सागर द्वीप के पास जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और देखिए यहाँ से अभी हम इसके बाद ब्रह्मपुत्र के ही मैप को डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे फिर से देख लो, ये ब्रह्मपुत्र आकर के यहाँ पे मिल रही है पद्मा नदी में। और गंगा ब्रह्मपुत्र का नदी डेल्टा जो है वो सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र का, वो अभी हम जब ब्रह्मपुत्र को डिस्कस करेंगे तब देखेंगे। यहाँ पे हमने क्या देखा है कि भी गंगा नदी के जो दाएं तट की है वो यमुना सबसे बड़ी भी, और ये दाएं तट से मिलती है, ये सहायक नदी है। यमुना की सहायक नदी है चंबल, सिंध, केन, बेतवा। और देखिए यहाँ पे सोन नदी जो है वो गंगा की दाएं तट की नदी है, सोन नदी। और बाएं तट से कौन सी नदियां मिल रही हैं? जो नेपाल हिमालय वाले क्षेत्र से निकल रही हैं। कौन कौन सी? शारदा, या इसको हम सरयू भी कहते हैं, गोमती नदी, इसके अलावा घाघरा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, ये सारी गंगा की बाएं तट की नदियां हैं। आई होप आप कभी नहीं भूलोगे। अब हम देख लेते हैं कि कौन सी नदियां और नदियों के बारे में, उनके उद्गम और कुछ और फैक्ट। ये हमने देख लिया है कि भाई हुगली और भागीरथी दो भागों में विभाजित हो जाती है गंगा नदी। अब देखिए हम कुछ और फैक्ट्स जानते हैं कि पद्मा और जमुना, जमुना यानी ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। पद्मा और जमुना दोनों बांग्लादेश में मिल जाती हैं और पद्मा नाम से आगे बहती हैं।
चांदपुर के अंदर, कहाँ, बांग्लादेश में, बांग्लादेश में चांदपुर में पद्मा नदी के अंदर मेघना नदी आकर के मिल जाती है और ये आगे बहती है मेघना नदी के नाम से, मेघना नदी के नाम से। और ये मेघना नदी के नाम से ही सागर द्वीप बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब हम देखते हैं गंगा नदी की सहायक नदियों के बारे में, जो कि अभी हम देख रहे थे मैप के अंदर कि बाएं तट की नदी, दाएं तट की नदी। अब हम इनको फैक्ट के रूप में जानते हैं। दाईं ओर से मिलने वाली नदियां कौन सी हैं? यमुना, टॉन्स और सोन, ये बड़ी सहायक नदियां हैं और जो ये दाएं तट से मिलती हैं। और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी पूछा जाए तो वो यमुना है, और सिंधु की अगर सबसे बड़ी सहायक नदी पूछा जाए वो चिनाब है। इसके बाद बाएं तट से निकलने वाली रामगंगा, गोमती, ये मोमती नहीं है, ये गोमती है, गोमती, गोमती नदी, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा, ये नदियां हैं इसकी बाएं तट की। अब देखिए रामगंगा, रामगंगा जो है वो गढ़वाल पहाड़ी से निकलती है, यूपी के अंदर नजीबाबाद में ये मैदानों में आती है, क्योंकि हमने देखा था कि नदियां निकलने के बाद मध्य हिमालय को पार करते हुए, शिवालिक रेंज को पार करते हुए उसके बाद मैदानों में उतरती हैं। जैसे अगर पूछा जाए कि गंगा कहाँ मैदानों में उतरती है, तो गंगा नदी शिवालिक रेंज से नीचे आने के बाद हरिद्वार के मैदानों में ये उतरती है। यानी सबसे पहले अगर मैदान में उतरी है तो वो जगह कौन सी है? वो हरिद्वार है गंगा नदी के लिए। तो वैसे ही रामगंगा के लिए नजीबाबाद, ये मैदान में उतरती है और कन्नौज के निकट ये गंगा नदी के अंदर मिल जाती है। कन्नौज की हिस्ट्री तो सभी को पता है, क्योंकि ये ऐसा खतरनाक वाली जगह रही हुई है। कन्नौज के गढ़वाल वंश, हमने हिस्ट्री में पढ़ा था जब हम मिडाइवल पढ़ रहे थे मध्यकालीन भारत, कि कन्नौज में था गढ़वाल वंश, और गढ़वाल वंश का शासक जयचंद, जिसने मोहम्मद गोरी को उकसाया था। बहुत से इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि उसी ने मोहम्मद गोरी को उकसाया था कि तुम पृथ्वीराज पे आक्रमण करो। तो पृथ्वीराज के और मोहम्मद गोरी के बीच में जो तराइन युद्ध हुआ था, उसका एक कारण जयचंद गढ़वाल को भी मानते हैं। और बहुत से इतिहासकार तो ये भी लिखते हैं कि जयचंद गढ़वाल के कारण ही भारत में जो सल्तनत काल है वो शुरू हुआ था। अगर जयचंद गढ़वाल ऐसा नहीं करता तो भारत में कभी सल्तनत काल शुरू नहीं होता। चलिए, कन्नौज का नाम आने के साथ ही आपको जयचंद गढ़वाल ध्यान रह जाता है। तो कन्नौज के निकट गंगा में आकर मिलती है कौन? रामगंगा नदी। इसके अलावा हमने देखा था गंडक नदी, तो ये काली गंडक और त्रिशूल गंगा, इन दोनों धाराओं के मिलने से बनती है गंडक नदी। ये इसका उद्गम है नेपाल हिमालय में। हमने अभी मैप में देखा था कि नेपाल हिमालय में इसका उद्गम हो रहा है। और नेपाल हिमालय में भी कहाँ? धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच से निकलती है ये नदी, धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट। क्योंकि देखिए दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर जो है वो है माउंट एवरेस्ट। उसके आसपास की चीजें, उसके आसपास से कोई नदी निकल रही है तो वो तो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना ही चाहिए। तो देखिए धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच से निकलती है कौन? गंडक नदी। लेकिन ये काली गंडक और त्रिशूल गंगा नाम से दो धाराओं के मिलने से बनती है गंडक नदी। इसके बाद देखिए ये चंपारण के अंदर, चंपारण में ये मैदान में प्रवेश करती है। अब देखिए मैदान में प्रवेश जब कोई नदी करती है तो वो वाला हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि एक तो उपजाऊ बहुत होता है। जैसे हरिद्वार, तो हरिद्वार का नाम हम सभी जानते हैं, हाँ किसी और रीजन से जानते हैं वो अलग बात है, कि धीरे धीरे चलोगे तो बार बार मिलोगे और अगर बहुत फास्ट जाओगे तो हरिद्वार में मिलोगे, है ना, ऐसा कहा जाता है। तो देखिए चंपारण में ये नदी मैदान में उतरती है। अब देखिए मैदान में उतर रही है तो यहाँ पे यानी ये नदी जो है वो बहुत ज़्यादा, ये वाला एरिया उपजाऊ हो जाता है। और देखिए ये जहां जहां मैदानों में उतर रही है वो लोकेशन अपने आप में भी बहुत इंपॉर्टेंट होती जा रही है। जैसे यहाँ पे नजीबाबाद के पास मैदान में उतर रही है, यहाँ पे चंपारण में मैदान में उतर रही है, गंगा हरिद्वार में मैदान में उतर रही है। तो चंपारण को तो हम गांधी जी को जब भी पढ़ते हैं तो चंपारण का नाम तो सबसे पहले आता है, क्योंकि गांधी जी जब भारत आए थे, और ये बात भी हम हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। तो जब आप ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं और साथ में आपको हिस्ट्री के फैक्ट्स रिकॉल हो रहे हैं, इसका मतलब जीके जीएस का मामला बहुत शानदार चल रहा है।
तो जैसे ही चंपारण का नाम आता है तो वैसे ही एक तो नाम ध्यान हो जाना चाहिए क्या, कि गंगा नदी में आकर के मिलती है गंडक नदी, और ये गंडक नदी सबसे पहले चंपारण के अंदर ही मैदानों में प्रवेश करती है और ये पटना के पास सोनपुर में गंगा में मिल जाती है। पटना के पास, पटना हमेशा से ही पाटलिपुत्र, वो तो बहुत ही मतलब एक ऐसी जगह है जिसके बारे में शायद हर कोई जानता है। तो देखिए यहाँ पे पाटलिपुत्र या पटना भी इंपॉर्टेंट है, चंपारण भी इंपॉर्टेंट है। इन जगहों को हम हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं कि गांधी जी 1915 के अंदर भारत आए और उसके बाद गांधी जी का पहला आंदोलन हुआ था चंपारण के अंदर, कि चंपारण के जो किसान हैं, हाँ ये राजकुमार शुक्ल के प्रयासों से हुआ था, कि राजकुमार शुक्ल बार बार गांधी जी से मिलते रहे और उन्होंने बार बार गांधी जी को कहा कि भाई आप आओ और वहाँ पे किसानों की समस्या का समाधान करो। तो गांधी जी गए थे। उसके बाद में अप्रैल 1917 के अंदर चंपारण आंदोलन जो गांधी जी के द्वारा किया गया, जिसके बाद में चंपारण के किसानों को नील की खेती से आज़ादी मिल गई थी। तो ये गांधी जी का पहला सफल आंदोलन था दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद, चंपारण। तो चंपारण को तो हम गांधी जी को पढ़ते समय भी, हिस्ट्री में भी, मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर भी पढ़ते हैं, और अभी हम नदी के रूप में भी चंपारण की जगह को डिस्कस कर रहे हैं। तो चंपारण में ये गंडक जो है वो मैदान में प्रवेश करती है, पटना के निकट सोनपुर में ये गंगा में जाकर के मिल जाती है, क्योंकि है क्या, ये गंगा की सहायक नदी है। घाघरा नदी और कौन से तट की है, बाएं तट की। क्यों, क्योंकि नेपाल से निकल रही है। इसके बाद देखिए घाघरा नदी, घाघरा नदी जो है वो मापचा चुंगो हिमनद से निकलती है, मापचा चुंगो हिमनद से निकलती है घाघरा नदी। और घाघरा नदी में शारदा या सरयू नदी मिल जाती है। तो शारदा या सरयू नदी जो है वो मिलाम हिमनद से निकलती है। अभी जब हमने गंगा की बाएं तट की सहायक नदी देखा तो हमने शारदा या सरयू नदी नहीं लिखा। क्यों, क्योंकि शारदा नदी, ये गंडक नदी बह रही है, इसमें शारदा नदी आकर के मिल जाती है और बाद में ये जाकर के घाघरा नदी जो है, सॉरी ये घाघरा नदी बह रही है, इसमें आकर के मिल गई है शारदा या सरयू नदी, और फिर ये घाघरा नदी जाकर के मिलती है किसमें, गंगा नदी में। तो गंगा की सहायक नदियों में घाघरा नदी, लेकिन घाघरा नदी में कौन सी और नदी मिल रही है, तो वो है शारदा या सरयू नदी। ये मिलाम हिमनद से निकलती है और भारत नेपाल की सीमा के साथ साथ बहती है ये वाली भी नदी, यानी भारत नेपाल की सीमा बनाते हुए चलती है ये वाली शारदा या सरयू नदी। इसके बाद देखिए घाघरा नदी जो है वो छपरा के अंदर, बिहार में छपरा के अंदर गंगा नदी में मिल जाती है। तो कौन सी नदी कौन सी जगह पे गंगा नदी में मिल रही है वो जगह आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो डेफिनेटली कोई ना कोई शहर, कस्बा या जिला है, क्योंकि नदी के किनारे बसा हुआ है। तो एक डेवलपमेंट का पार्ट तो सीधे सीधे ही आगे हो गया है, तो इसलिए वो जगह इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो छपरा में गंगा नदी से मिल रही है घाघरा नदी, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए हमने देखा था कि भाई दाएं तट से यमुना नदी मिलती है, और यमुना नदी क्योंकि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, जिसका एक नाम है कालिंदी नदी, यमुना नदी या कालिंदी नदी। कालिंदी नदी ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना निकलती कहां से, उद्गम कहां से होता है, तो उत्तराखंड के बंदरपुंछ चोटी से यमुनोत्री हिमानी से निकलती है यमुना नदी। तो यमुनोत्री हिमानी से याद रह जाएगा यमुना नदी। यमुना नदी कहाँ कहाँ बहती है, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद यानी प्रयागराज में मिल जाती है गंगा के अंदर, और प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती है। अगर हम बात करें कि यमुना नदी की कौन सी सहायक नदियां हैं, तो वो है चंबल, बेतवा, केन। चंबल नदी जो इंदौर के पास महू क्षेत्र से यानी जानापाव की पहाड़ियों से निकलती है चंबल नदी, और ये चंबल नदी बहुत ज़्यादा बीहड़ बनाती है। इसीलिए एमपी में जो बीहड़ बनाने वाला एरिया है, जहाँ पे किसी समय में चंबल के डाकू रहा करते थे, तो वो वाला एरिया इसी चंबल नदी के कारण बनाया जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बीहड़ बना देती है, ऊबड़ खाबड़ धरती ऐसा कुछ। तो एमपी, राजस्थान और यूपी से बहते हुए ये इटावा के अंदर, इटावा यूपी के अंदर यमुना में जाकर के मिल जाती है, और ये चंबल जो है वो यमुना की सहायक नदी है, यमुना जो है वो गंगा की सहायक नदी है। अब इसके बाद देखिए बेतवा नदी, बेतवा नदी भी क्या है, चंबल की सहायक नदी है। बेतवा निकलती है मध्य प्रदेश के भोपाल से,
और उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में जाकर के यमुना नदी में मिल जाती है। इसके देखिए यहाँ पे एमपी में सांची का स्तूप जो बौद्ध धर्म के लिए, और अशोक को पढ़ते समय भी हम सांची का स्तूप पढ़ते हैं। बौद्ध धर्म को जानते समझते समय भी सांची का स्तूप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सांची का जो स्तूप है वो बेतवा नदी के किनारे ही स्थित है। मध्य प्रदेश के अंदर बेतवा नदी के किनारे ही सांची का स्तूप है। इसके अलावा देखिए सोन नदी। अब ये फैक्ट्स बार बार कैसे चलते हैं कि अभी हम नदी पढ़ रहे हैं तब भी हमने सांची स्तूप को देख लिया, जब हम सांची स्तूप पढ़ते हैं तब हम नदी जान लेते हैं। तो ये कुल मिलाकर के लास्ट में जाकर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब एक हो जाते हैं। सारे सब्जेक्ट मिलकर के एक हो जाते हैं। आपको लगता ही नहीं है कि इनमें कोई डिफरेंस भी है क्या। अभी इनिशियल लेवल पे जो है वो हाँ अलग अलग दिखाई देते हैं कि हाँ ये ज्योग्राफी की चीजें हैं, ये हिस्ट्री की हैं। चलिए सोन नदी जो है वो गंगा की सहायक नदी है। और जब हमने विंध्याचल श्रेणी, पिछली क्लास में विंध्याचल श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, इनको जब हम पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि अमरकंटक के मेकाल यानी सतपुड़ा और विंध्याचल ये दोनों जो हैं वो मेकाल में आकर के मिल जाती हैं, मेकाल श्रेणी में। और मेकाल श्रेणी से निकलती है अमरकंटक चोटी से सोन नदी। और हमने देखा था कि नर्मदा नदी भी अमरकंटक से ही निकलती है। तो एमपी मध्य प्रदेश के अंदर अमरकंटक, और अमरकंटक जो है ये मेकाल जो श्रेणी है वो हमने देखा था मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बिल्कुल बाउंड्री के ऊपर है ये वाला पार्ट जो है। और यहां से निकल रही है सोन नदी। ये बिहार और पटना के पास गंगा नदी से मिल जाती है, यानी बिहार के पटना के पास ये गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। अब देखिए गोमती नदी जो है वो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत स्थित गोमत ताल या फुलहर झील से निकल रही है। इसका उद्गम मैदान से हो रहा है। अभी तक हमने जितनी भी नदियां पढ़ी हैं उनका उद्गम किसी ना किसी पर्वत श्रेणी से हो रहा है, लेकिन इसका उद्गम जो है वो मैदान से होता है। इसलिए आपको फैक्ट के रूप में ध्यान रखना है कि गोमती नदी का उद्गम होता है गोमत ताल, जिसको फुलहर झील भी कहते हैं, वहां से होता है। और ये मैदानी भाग है, तो ये मैदान से उद्गम होने वाली नदी है। इसके बाद देखिए कोसी नदी जो है वो एवरेस्ट के नॉर्दर्न साइड से निकलती है, यानी माउंट एवरेस्ट के नॉर्दर्न साइड से निकलती है कोसी नदी। और इसकी जो मुख्य धारा है उसको अरुण कहते हैं, वहां पे अरुण नाम से निकलती है। और इसको हम भारत में कहते हैं कोसी नदी। कोसी नदी जो है उसको बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि ये नदी इतना अपना रास्ता बदलती है जिसके कारण, और एक इसमें बाढ़ बहुत ज्यादा आती है, एक ये रास्ता बदल लेती है तो गांव के गांव इसके कारण खत्म हो जाते हैं। तो कोसी नदी को कहते हैं बिहार का शोक। जैसे पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता था, लेकिन जब से दामोदर नदी परियोजना शुरू हुई है तब से वो वरदान हो गई है पश्चिम बंगाल के लिए। तो कोसी नदी को कहते हैं बिहार का शोक। ये नेपाल हिमालय से निकलती है और बिहार के कटिहार में गंगा नदी से मिल जाती है, और ये गंगा नदी की सहायक नदी है। इसके अलावा देखिए महानंदा नदी दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। वेस्ट बंगाल में गंगा में बाएं तट से मिलने वाली सबसे अंतिम सहायक नदी है ये फैक्ट के रूप में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि पश्चिम बंगाल में बाएं तट से मिलने वाली गंगा की अंतिम सहायक नदी, यानी पश्चिम बंगाल हटा भी दिया जाए और क्वेश्चन पूछा जाए कि गंगा की बाएं तट से मिलने वाली अंतिम सहायक नदी पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वो है महानंदा। कौन सी नदी है? महानंदा नदी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है गंगा नदी तंत्र। आई होप आपको इजी लगेगा अब याद करना, फैक्ट्स को भी और लोकेशन को भी। अब हम देख लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, क्योंकि आज हम हिमालयी अपवाह तंत्र में 3 बड़ी नदी तंत्र को ही डिस्कस करने वाले हैं। सिंधु नदी तंत्र हमने डिस्कस कर लिया है, गंगा नदी तंत्र डिस्कस कर लिया है, अब हम कर रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को डिस्कस। देखिए ब्रह्मपुत्र, अभी हम 2-3 बार ऑलरेडी रिवाइज कर चुके हैं इस बात को कि ब्रह्मपुत्र कहां से निकलती है। तो ब्रह्मपुत्र निकलती है, उद्गम इसका है मानसरोवर झील के निकट से, और ये वही कैलाश श्रेणी में। और अगर ग्लेशियर पूछा जाए तो चेमायुंगडुंग ग्लेशियर जो कि कैलाश श्रेणी में स्थित है। अब देखिए तिब्बत, चाइना, इनके जो नाम है वहां के,
वो थोड़े से प्रोनाउंस करने में अजीब लगते हैं। तो चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, जो कि कैलाश श्रेणी में है। कैलाश श्रेणी ट्रांस हिमालय का पार्ट है। बहती कहाँ कहाँ है ब्रह्मपुत्र? तो तिब्बत, चीन, चाहे तिब्बत को कोष्टक में ले लो या चीन को, बात तो एक ही है। तो तिब्बत, चीन, भारत और बांग्लादेश, क्योंकि देखो ब्रह्मपुत्र भारत में बहती है और फिर हमने देखा बांग्लादेश में गंगा नदी से मिलती है, और गंगा और ब्रह्मपुत्र का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। तिब्बत में इसको कहते हैं सांगपो नदी या यर्लुंग जंगपो भी इसका नाम दिया रहता है। तिब्बत में इसको किस नाम से जानते हैं? तो यर्लुंग जंगपो या सांगपो नदी के नाम से जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग नदी के नाम से जानते हैं। इसीलिए जब हम पढ़ रहे थे कि हिमालय का विस्तार कौन सी नदी से लेकर के कौन सी नदी तक है, तब हम देख रहे थे कि हिमालय का विस्तार दिहांग नदी तक, यानी पूर्व के अंदर हमारे ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी तक विस्तार है हिमालय का। और फिर यहां से हिमालय ने, हमने देखा था कि यहां से आकर के यूं स्टीप कर्व लेकर के उत्तर से दक्षिण चल पड़ती है हिमालय की रेंज। तो अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम घाटी में आकर के इसे हम कहते हैं ब्रह्मपुत्र। असम घाटी में इसे हम कहते हैं ब्रह्मपुत्र। और बांग्लादेश में एंटर होने के बाद ब्रह्मपुत्र को कहते हैं जमुना नदी। जमुना कहते हैं ना, गंगा और जमुना संस्कृति, तो वो जमुना यही है, ब्रह्मपुत्र। अब देखो ब्रह्मपुत्र को हम मैप में और देख लेते हैं। ये देखिए, ये कैलाश श्रेणी से निकल रही है, यहां से कैलाश श्रेणी से ये नदी निकल रही है और ये चाइना में बहते हुए हमारे अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। यहाँ पे देखिए ये वाली नदी इसमें आकर के मिलती है, ये दिहांग नदी है। और इसके बाद असम में आकर के इसको हम कहते हैं ब्रह्मपुत्र। अब इसमें भी दाएं तट और बाएं तट से मिलने वाली जो इसकी सहायक नदियां हैं उनको हमें देखना है। देखिए इसमें सिक्किम से निकलने वाली तीस्ता नदी भी सहायक नदी है, मानस नदी, सुवनसिरी नदी, ये इसकी कामेंग हो गई, लोहित नदी हो गई जिसको खूनी नदी या खून की नदी भी कहते हैं, तो लोहित नदी, कामेंग हो गई, ये सभी क्या हैं? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। और अब आप देख पा रहे होंगे मैप में कि ये गंगा जो बांग्लादेश में एंटर हो गई पद्मा के नाम से, ये ब्रह्मपुत्र आ गई है ये जमुना के नाम से, और यहाँ से इसके बाद में इसमें मेघना नदी आकर के मिलती है और ये मेघना के नाम से ये सागर द्वीप वाले इलाके में जाकर के बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ये हम फैक्ट इससे पहले भी देख चुके हैं। अब हम इन नदियों को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में। तो देखो विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा जो है सुंदरबन डेल्टा, वो कौन सी दो नदियां बनाती हैं? वो गंगा और ब्रह्मपुत्र बनाती हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के अंदर, ये ब्रह्मपुत्र नदी, ये ब्रह्मपुत्र नदी है ना यूं बन जाती है, यहाँ से बहते हुए आई और ये बन गया माजुली द्वीप। कहाँ पे? असम के अंदर। तो ये बहुत बड़ा नदी द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो ये द्वीप है और ये द्वीप जो है इसका आकार धीरे 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 कम होता जा रहा है। पर्यावरण को पढ़ते समय यानी इकोलॉजी एनवायरनमेंट को पढ़ते समय और ज्योग्राफी दोनों में ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ब्रह्मपुत्र नदी, माजुली द्वीप, सुंदरबन डेल्टा, ये वाले पार्ट, क्योंकि इनका इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट के भी पर्सपेक्टिव में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे जो जीव जंतु प्राणी रहते हैं वो कितना एंडेंजर्ड स्पीसीज बनते जा रहे हैं, क्यों बनते जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम कब पढ़ेंगे? जब हम इकोलॉजी एनवायरनमेंट के अंदर इस वाले पार्ट को डिस्कस कर रहे होंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पे आपको लोकेशन जरूर पता होनी चाहिए कि ब्रह्मपुत्र नदी असम में माजुली द्वीप बनाती है और ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो तीस्ता हमने देखा सिक्किम से निकलती है, सुवनसिरी, कामेंग, मानस, दिबांग, ये एक साथ ही है दिबांग। अरुणाचल प्रदेश में लोहित नदी, कपिली और बराक। बराक जो है ये मणिपुर की पहाड़ियों से ही निकलती है। ये सभी क्या है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हैं। तीस्ता नदी, तीस्ता नदी सिक्किम से निकल करके पश्चिम बंगाल में बहते हुए बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। तो आप ऐसे वाले फैक्ट्स को थोड़ा सा और गौर से याद किया करो। कौन से वाले? कि तीस्ता जो है वो भारत में नहीं मिल रही है ब्रह्मपुत्र में, ये बांग्लादेश में जाकर के ब्रह्मपुत्र में मिल रही है तीस्ता नदी। इसके अलावा बराक नदी की अगर हम बात करें तो ये मणिपुर की पहाड़ियों से निकल करके मिजोरम,
असम होते हुए बांग्लादेश में मेघना नदी में जाकर के मिल जाती है बराक नदी। और मेघना नदी जब पद्मा नदी में मिलती है तो वो मेघना के नाम से आगे बहते हुए गिरती है बंगाल की खाड़ी में। तो ये हमारा नदी तंत्र आज का कंप्लीट हो गया है। आई होप आपने क्लास को एंजॉय किया है और काफ़ी सारी लोकेशन के साथ आज आपके फैक्ट्स क्लियर हुए हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। अभी जो हमारी प्रायद्वीपीय नदियां बची हुई हैं, प्रायद्वीपीय पठार में बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और अरब सागर में गिरने वाली नदियां, और इसके अलावा जो अंतः अपवाह तंत्र है कि झीलों में गिरने वाली नदियां, और इसके अलावा जो मरुस्थल में जाकर के विलुप्त हो जाती हैं वो नदियां, तो इनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप हिमालयी नदी तंत्र, अपवाह तंत्र आपको बहुत बेटर तरीके से आज समझ में आया होगा। आपने क्लास को खूब एंजॉय किया होगा। चलिए मिलते हैं नए टॉपिक में नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।